वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। भाई आप लोगों की बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। इस सब्जेक्ट की भाई मैं आप लोगों को आज 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ। आप जो देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर सिलेबस, ये आप लोगों की फर्स्ट यूनिट। इसमें आप लोगों के टोटल 2 चैप्टर हैं, ये कंप्लीट करा चुका हूँ। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। और ये है आप लोगों की भाई सेकंड यूनिट। इसमें टोटल आप लोगों के 3 चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर को भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से स्टार्ट करेंगे भाई आप लोगों की 3rd यूनिट, और ये 3rd यूनिट भी भाई मैं आप लोगों को बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूँगा, और सारी वीडियोज़ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये पहला चैप्टर जो है 3rd यूनिट का, इसे पढ़ाएंगे। इसमें भी टोटल आप लोगों के 2 और चैप्टर हैं। इट मीन्स आप लोगों के टोटल 3 चैप्टर हैं 3rd यूनिट में भी। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस जो है समझ में आ चुका होगा। अब भाई आप लोगों के कुछ डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग या प्रीवियस चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कर सकते हैं। यूज़र नेम आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, इस सब्जेक्ट के भाई कंप्लीट नोट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, और उससे बाहर जो है पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप उसे पढ़ लोगे तो आप इजीली पास आउट हो जाओगे। उन नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो भाई अब आप बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो ये है आप लोगों की यूनिट का नाम समकालीन वैश्विक मुद्दे, और आप लोगों के जो इसके पहले चैप्टर का नाम है वो है आप लोगों का वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता और संसाधन की कमी। यानी कि आप इस पूरे चैप्टर में भाई पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में ही पढ़ने वाले हो। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता हूँ। तो भाई हमारी फर्स्ट हेडिंग है वैश्विक पर्यावरणवाद, जिसे आप इंग्लिश में एनवायरमेंटलिज्म भी कह सकते हो। तो भाई क्या होता है वैश्विक पर्यावरणवाद या एनवायरमेंटलिज्म? तो देखो भाई सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर आप भाई पर्यावरण के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में सोच रहे हो, उसको बेहतर करने के बारे में सोच रहे हो, उसके स्वास्थ्य को अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, ओवरऑल आप पर्यावरण के बारे में अच्छा करने की सोच रहे हो, तो इसी चीज़ को हम कहेंगे पर्यावरणवाद। इसी टाइप से आपने भाई राष्ट्रवाद वर्ड सुना होगा। तो राष्ट्रीय मतलब होता है देश, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अगर आप देश की भलाई के लिए कुछ कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो सेम इसी टाइप से भाई अगर आप किसी पर्यावरण के लिए अगर कुछ भलाई का काम कर रहे हो, सोच भी रहे हो भलाई का, तो उसे हम कहेंगे पर्यावरणवाद। पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं किसी भी देश के बॉर्डर को कुछ भी नहीं मानती हैं। ये किसी भी देश में हो सकती है और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है। इसलिए भाई इनके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? ठोस प्रयास होने चाहिए, यानी कि बड़े से बड़े कदम उठाने जाने चाहिए इन चीजों के लिए, इनके सॉल्यूशन के लिए। तो अब देखो भाई हम पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण का सॉल्यूशन निकालने के लिए सोच रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं? यही सब चीज तो भाई पर्यावरणवाद है। मैंने आप लोगों को ऊपर ही पहली लाइन में पढ़ा दिया था कि पर्यावरण के बारे में भाई उसकी अच्छाई के बारे में सोचना, उसको और बेहतर करने के बारे में सोचा, उसके संरक्षण के बारे में सोचना, यही चीज़ आपका पर्यावरणवाद है। तो भाई आप लोगों को पर्यावरणवाद तो समझ में आ चुका होगा। अब क्या ये पर्यावरणवाद जो है पूरी दुनिया में पहले से पता था किसी को? नहीं भाई, पहले से हर किसी को भी नहीं पता था। ये धीरे धीरे जो है लोगों को पता लगना शुरू हुआ, इसके बारे में जो है नॉलेज हुई है, लोग इससे जागरूक हुए हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे भाई लोग जो है कैसे जागरूक हुए। तो सबसे पहले भाई क्या हुआ, 1962 में एक इंसान थे बहुत पढ़े लिखे, जिनका नाम था भाई रेचल कार्सन। तो इन्होंने भाई अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम था भाई इनकी साइलेंट स्प्रिंग। और इस बुक में भाई सब कुछ जो है पर्यावरण के बारे में लिख रखा था, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में ही लिख रखा था कि एनवायरनमेंट में भाई कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए, प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कि उसकी नॉलेज के बारे में लिख रखा था, और जो पर्यावरण को कैसे बढ़िया बनाया जा सके, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें लिखा हुआ था डीप में। तो भाई अब लोगों ने इस बुक को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा, और जब ये बुक पब्लिश वगैरह हुई तो भाई पूरे विश्व का जो ध्यान है वो पर्यावरण की तरफ आकर्षित हो गया। यानी कि भाई रेचल कार्नेस की जब बुक जो है पब्लिश हुई, फिर जब भाई पूरी दुनिया ने इस बुक वगैरह को देखा, पढ़ा, इसके बारे में सुना, तो फिर उन्हें जाके समझ में आया कि भाई पर्यावरण से हम छेड़छाड़ करेंगे तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और पर्यावरण को हमें भाई सुरक्षित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्हें तब जाके पता लगी स्टेप बाय स्टेप। अब भाई पूरी दुनिया को तो धीरे धीरे पता लगने लग गई, साथ ही साथ जो भाई बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं,
अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि आपने यूएनओ पढ़ा था, ये उससे पिछले वाले चैप्टर्स में आपने यूएनओ पढ़ा था, या और भी जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पूरे विश्व में बनी हुई है, इन सबको भी क्या हुआ, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई पर्यावरण का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए, उसके संरक्षण की बात करनी चाहिए। और ये सब किस चीज़ से हुआ, ये सब भाई जो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, इससे ही धीरे धीरे स्टेप बाई जो स्टेप है वो धीरे धीरे ये विचार बढ़ता चला गया। अब जब भाई संयुक्त राष्ट्र संघ और बड़ी बड़ी और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पर्यावरण के बारे में भाई सोचने लगी, विचार करने लगी, तो हुआ क्या भाई, ये यूएनओ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, उसने भाई 1968 में एक सम्मेलन किया भाई। अब ये सम्मेलन किस चीज का था भाई, ये पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन था। और पर्यावरण में जितनी भी समस्याएं हो रही है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा प्रदूषण वगैरह हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या करा है इसने, एक बैठक रखी भाई। कब रखी भाई बैठक, 1968 में रखी। तो भाई मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर दूं, ये चीज हम पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले भाई हमने पर्यावरणवाद का मतलब समझा, फिर पर्यावरणवाद भाई पूरे विश्व में धीरे धीरे कैसे फैला है, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं हम। तो शुरुआत हुई भाई 1962 से, ये रेचल कार्नेस की जो किताब थी भाई साइलेंट स्प्रिंग, इससे शुरुआत हुई। इसे पढ़ के भाई पूरा जो विश्व है उसमें धीरे धीरे क्या है, जागरूकता आई, उनका ध्यान जो है पर्यावरण की तरफ गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है जैसे यूएनओ है और भी जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं विश्व लेवल की, उनमें भी भाई जागरूकता आई। फिर उन्होंने क्या करा, 1968 में जाके एक सम्मेलन रखा, पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए एक बैठक रखी। फिर आगे चल के क्या हुआ भाई, 1970 का दशक, 1970 का दशक का मतलब है भाई तुम्हारा 1961 से 1970 का जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में भाई क्या हुआ, बहुत सारी भाई घटनाएं हुई, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। अब वो कौन कौन सी थी, जैसे कि भाई आपने सुना होगा इन सारी घटनाओं के बारे में, मीनामारा में पारा विषाक्त, यानी कि मीनामारा भाई एक नहर है, शायद नदी है, उसमें क्या हुआ था, पारा एक तरीके का केमिकल है, तो भाई ये क्या हुआ था, ये इस वाली नहर में जाके मिल गया था, और जिस वजह से क्या हुआ था, पूरी नहर या ये पूरी नदी जो थी ये विषाक्त हो गई थी। विषाक्त मतलब जहरीली हो गई थी, इसका पानी बहुत ज्यादा जहरीला हो गया था। और क्या घटना हुई भाई, हाइड्रोजन बम परीक्षण, यानी कि कुछ देशों ने भाई हाइड्रोजन बम वगैरह बनाए और उसका परीक्षण करा, यानी कि उसका टेस्ट वगैरह करा, जिससे भाई पर्यावरण और ज्यादा उसमें पॉल्यूशन हुआ। और क्या क्या हुआ भाई, अम्लीय वर्षा होने लगी, यानी कि एसिड रेन आपने सुना होगा कि बारिश के टाइम पे भाई साथ साथ तेजाब भी आता है बारिश में, तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो ये वाली घटना भी भाई, साथ ही साथ जो ओजोन परत है भाई, उसका ह्रास होना शुरू हो चुका था उस टाइम पे, और आज भी हो रहा है ओजोन परत का ह्रास। अब ये ओजोन परत क्या है, मैं आप लोगों को ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, ये है हमारी पृथ्वी के भाई जो ये है आपका मान लो वायुमंडल, वायुमंडल में एक भाई परत है, गैसों की परत है, ठीक है ना। कौन सी गैस की परत है, एक ओजोन गैस की परत है। अब ये करती क्या है भाई, जो सूरज से किरणें वगैरह आती है ना, उसे छल्ली की तरह छान के भेजती है धरती पे। अब इस छल्ली की तरह ये छान के भेजती है, तो इससे हमें फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि भाई अगर हम सूरज की किरणों को अगर डायरेक्ट आ जाती, मान लो छन के नहीं आती, तो इससे हमें स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम होती, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हो सकती थी। लेकिन ये ओजोन परत किसका काम करती है भाई, ये छन्नी की तरह छान के भेजती है सूरज की किरणों को, और फिर हम जो है इन सारी बीमारियों से बच पाते हैं। साथ ही साथ भाई जो पृथ्वी का टेम्परेचर आप देखते हो अभी ज्यादा गर्म नहीं है, तो ये सब किसकी वजह से है, ये ओजोन परत की वजह से है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे टेम्परेचर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी होती जा रही है आजकल के टाइम पर। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद होता जा रहा है भाई। ओजोन परत जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है, उसका ह्रास होता जा रहा है। तो ये टोटल भाई ये सारी प्रॉब्लम हुई 1970 के दशक में, और ये आज भी बहुत सी प्रॉब्लम जो है चलती आ रही है आज तक भी। तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए भाई क्या हुआ, पूरे विश्व में बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए। आंदोलन किस चीज के लिए भाई, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए भाई बहुत सारे विश्व में आंदोलन शुरू हो गए। और फिर पूरी दुनिया में क्या हुआ भाई, ये आंदोलन वगैरह शुरू हुए, तो भाई पूरी दुनिया को भी समझ में आने लगा कि भाई हमें जो है पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। आगे चल के भाई क्या हुआ, 1972 में एक और सम्मेलन हुआ, किसका, यूएनओ, मैंने आप लोगों को पढ़ा था, यूएनओ का एक और सम्मेलन हुआ,
और वो कब हुआ, कहाँ पे हुआ था भाई, वो आप लोगों का हुआ था स्टॉकहोम। ये भाई आप लोगों की जगह का नाम है। इस जगह पे 1972 में एक और सम्मेलन हुआ था, और ये जो सम्मेलन था ये भी भाई पर्यावरण से रिलेटेड था। यानी कि इसमें भी भाई पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, जलवायु वगैरह से रिलेटेड, और भाई पर्यावरण में जो भी नुकसान हो रहे हैं इन सब नुकसानों को कम करने के लिए जो है ये सम्मेलन, ये बैठक रखी गई थी। अब इस बैठक से, इस सम्मेलन से भाई क्या हुआ कि पूरे विश्व को भाई समझ में आने लगा कि पर्यावरण जो है वो हमारा कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि इस सम्मेलन जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ पर्यावरणवाद के इतिहास में। क्यों? क्योंकि भाई इस सम्मेलन के बाद से जो पूरी दुनिया है अब पर्यावरण के संरक्षण पे काम करने लगी थी। बाकी भाई स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डीप में आगे ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या हुआ था इस सम्मेलन में। बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करा गया है स्टॉकहोम सम्मेलन आप लोगों को। देखो भाई यहाँ पे बता भी रखा है कि इस सम्मेलन में क्या हुआ भाई, पर्यावरण से संबंधित वाद विवाद जो हो रहे थे, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड बातचीत वगैरह तो हुई इस सम्मेलन में। साथ ही साथ जो भाई जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है उनके बीच भी भाई क्या हुआ, जो मनमुटाव चल रहे थे। अब मनमुटाव क्या चल रहे थे भाई, विकसित देश कह रहे थे कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, पर्यावरण में इतना पॉल्यूशन हुआ है, ये सब विकासशील देशों ने करा है। और विकासशील देश कह रहे थे कि ये सब किसने करा, विकसित देशों ने करा। तो ये मनमुटाव था, इन सब के ऊपर भी बातचीत की गई, इन सब का सॉल्यूशन जो है निकाला गया, और फिर सारे एक साथ मिलकर जो है संरक्षण की बात की गई। अब भाई ये सम्मेलन हो गई, ये बैठक हो गई। इस बैठक के भाई पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर 1972 में भाई यूएनओ ने अपना एक छोटा टाइप का एजेंसी मान लो वो बना दिया। किस लिए भाई, जो पर्यावरण में नुकसान हो रहा है इस चीज को देख रेख करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक एजेंसी बना दी यूएनओ ने। अब उस एजेंसी का नाम क्या था भाई, तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। इंग्लिश में इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं भाई UNEP, और फुल फॉर्म में आप लोगों को बताऊं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और इसका काम क्या था भाई, इसका काम था जो एनवायरनमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है इन सब चीजों को देख रेख करना, इसका सॉल्यूशन वगैरह निकालना, ये इसका काम था। तो आई होप आप लोगों को पर्यावरणवाद जो है समझ में आ चुका होगा। अगर आपसे पेपर में पूछे पर्यावरणवाद क्या है या वैश्विक पर्यावरणवाद क्या है, तो जस्ट आप लोगों को सिंपल सी सबसे पहले तो डेफिनेशंस बतानी है, और फिर ये भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ता चला गया ये सब चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देनी है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों का पर्यावरण केंद्रित और मानव केंद्रित दृष्टिकोण। अब भाई आप लोगों को इस हेडिंग में ये पढ़ाया गया है कि देखो भाई पर्यावरण जो है ना हमारा, उसको लेकर भाई दो दृष्टिकोण है। दो दृष्टिकोण मतलब पर्यावरण के लिए अगर कोई काम हो रहे हैं तो उसके लिए दो विचार है। तो जो पहला विचार है भाई वो है तुम्हारा पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब ही होता है विचार या सोच। तो इसमें क्या होता है भाई, अगर कोई भी काम होता है पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण को महत्वपूर्ण मान के होता है काम। यानी कि इसमें मेन मुद्दा कौन है, आप लोगों का पर्यावरण ही है, सब कुछ पर्यावरण ही है इसमें। और जो आप लोगों का दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरा है आप लोगों का मानव केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें पर्यावरण के लिए काम तो किया जाता है लेकिन उसका मेन पर्पस क्या होता है कि मानव की भलाई हो सके, इस वजह से पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं ये लोग। जबकि इसमें क्या हो रहा था भाई, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए पर्यावरण की भलाई का काम कर रहे थे, लेकिन मानव केंद्रित दृष्टिकोण में पर्यावरण को इसलिए अच्छा कर रहे हैं ताकि मानव की भलाई हो सके, मानव की स्थिति सुधर सके। मानव जो इतनी सारी प्रॉब्लम होने वाली है मानव को या हो रही है आजकल पर्यावरण की वजह से, ये सब चीजें ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा। अब थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला भाई दृष्टिकोण है आप लोगों का पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होता है भाई, पर्यावरण जो है वो अपने खुद के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि मेन फोकस जो होता है या जो भी काम वगैरह होते हैं पर्यावरण के लिए, इसमें काम भी पर्यावरण के लिए होते हैं और काम से जो फायदा वगैरह मिलेगा वो भी पर्यावरण के लिए ही होगा। यानी कि जो काम के पीछे उद्देश्य है इनका कि काम क्यों कर रहे हैं, उससे फायदा वगैरह किसको पहुंचेगा, तो वो भी पर्यावरण को ही पहुंचेगा। लेकिन अभी हम मानव केंद्रित दृष्टिकोण पढ़ेंगे और उसमें क्या है भाई, उसमें जो भी काम वगैरह होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उसमें काम तो पर्यावरण के लिए हो रहे हैं लेकिन उससे फायदा किसको पहुंचेगा, उद्देश्य क्या है उसका भाई
कि मानव की भलाई के लिए पर्यावरण को बेहतर कर रहे हैं, वो पर्यावरण को मानव की भलाई के लिए बेहतर कर रहे हैं, ताकि जो मानव को जैसे बाढ़ वाली समस्या है, भूकंप वाली समस्या है, या जलवायु परिवर्तन वाली समस्या है, या पर्यावरण प्रदूषण वाली समस्या है, ये सब चीजें ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनता है यहाँ से, लेकिन जस्ट आप लोगों की बुक्स वगैरह सिलेबस वगैरह में दिया गया था, तो इस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये। बाकी आप स्किप वगैरह भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। अब ये पर्यावरण केंद्रित जो दृष्टिकोण है भाई, इसमें जो काम हुए थे, अब उस कामों को देख लेते हैं। उन काम का नाम क्या है भाई? आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर सम्मेलन 1971। तो भाई एक सम्मेलन हुआ था 1971 में जो आर्द्र भूमि से संबंधित था। अब ये आर्द्र भूमि का मतलब क्या है भाई? यानी कि कोई एक ऐसी जगह थी भाई 1971 में रामसर नाम की जगह पे, जहाँ पे क्या है भाई, उस भूमि पे पानी वानी था बहुत सारा, जो है खारा पानी कह सकते हो या मीठा पानी, मतलब बहुत ही पानी से डूबी हुई थी वो जगह, पानी पानी था। ठीक है भाई, तो उस चीज से रिलेटेड एक सम्मेलन रखा गया था 1971 में। फिर और दूसरा भाई प्रोग्राम कौन सा हुआ या दूसरा काम कौन सा हुआ? वन्य जीव संरक्षण 1975। यानी कि भाई जो वन होता है, वन मतलब कि आप लोगों का जंगल होता है, तो जंगल के जीवों का भाई संरक्षण करने के लिए 1975 में एक प्रोग्राम रखा गया था, एक कार्यक्रम किया गया था। और इस कार्यक्रम का अगर आप मेन उद्देश्य देखोगे, वो उद्देश्य क्या है भाई? कि पर्यावरण के लिए ही काम कर रहे हैं, और इससे फायदा भी किसको पहुंचेगा? पर्यावरण को ही पहुंचेगा। इसी टाइप से भाई अगला है आप लोगों का जैव विविधता 1992 सम्मेलन। तो भाई 1992 में एक सम्मेलन किया गया था जैव विविधता को बढ़िया करने के लिए, यानी कि जीवों की प्रजातियों या भाई आप लोगों के जो एनवायरनमेंट है उसमें जो जो स्पीशीज है उन सबको बैलेंस करने के लिए। ओवरऑल कहूँ तो भाई जो पूरा पर्यावरण है उसको तालमेल बनाने के लिए, उसमें बैलेंस करने के लिए एक सम्मेलन रखा गया था 1992 में। तो इस चीज से फायदा किसको पहुंचेगा भाई? पर्यावरण को ही पहुंचेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण में क्या होता है। पर्यावरण के लिए वो काम किए जाते हैं जिससे फायदा भी सिर्फ पर्यावरण को ही पहुंचे, जिसका मेन उद्देश्य, जिस काम का मेन उद्देश्य यही होता है कि भाई इसका फायदा पर्यावरण को ही पहुंचे। जबकि जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण होता है, काम तो उसमें भी पर्यावरण के लिए होता है, लेकिन मेन फोकस किसकी भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं? वो मानव की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये भाई कुछ उदाहरण दिए थे मैंने आप लोगों को, इनको याद रख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं भाई। 1977 में भाई सैन्य और पर्यावरण उपयोग पर सम्मेलन हुआ था भाई। अब ये सम्मेलन भी भाई आप लोगों का पर्यावरण केंद्रित सम्मेलन का जो है एक उदाहरण है, यानी कि पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसी का ही एक उदाहरण। तो इस चीज को भी आप याद रखना। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ था भाई? इस सम्मेलन में कुछ कानून बनाए गए थे। अब कानून भाई कैसे कानून? पहले के टाइम पे क्या होता था, युद्ध वगैरह जो होते थे ना, तो ये युद्ध में जो भी भाई बमबारी हो रही है या गोलीबारी हो रही है या जो भी भाई बारूद वगैरह का यूज कर रहे हैं, इससे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता था। लेकिन इस सम्मेलन में कानून बना दिए गए कि भाई अब से जो है युद्ध करते टाइम कोई भी देश जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने लिमिट में रहेगा और कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो वो कुछ टाइप के कानून बना दिए जो हर देश को आप फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखा आपने इस वाले सम्मेलन में भी क्या हुआ, काम भी पर्यावरण के लिए ही हुआ और इससे फायदा भी मेन किसको पहुंचा? पर्यावरण को ही पहुंचा। तो यही है भाई आप लोगों का पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, जिसका फोकस, जिसका केंद्र पर्यावरण पे हो, उस काम को हम कहते हैं पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण। अब पढ़ते हैं भाई मानव केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि ये वो वाले काम है जिसमें काम तो भाई पर्यावरण के लिए होंगे, लेकिन उसका केंद्र किसकी ओर होगा? उसका भाई मेन फोकस किसकी ओर होगा? मानव के ऊपर होगा। यानी कि उस काम से भलाई किसकी होगी? मेनली मानव की ही होगी। इसमें क्या होता है भाई, पर्यावरण जो है वो मानव के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि ऊपर वाले में आपने पढ़ा था जो पर्यावरण है वो पर्यावरण खुद के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसमें। लेकिन इसमें क्या है, पर्यावरण मानव के लिए इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अब भाई इस विचारधारा के तहत या इस सोच के तहत भाई जो काम किया गया उनमें से पहला काम है भाई सतत विकास। अब ये सतत विकास का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सतत विकास का मतलब एक ऐसा विकास करना जिससे क्या हो भाई, ज्यादा पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी जो है संसाधन मिलते रहे, उनकी भी भलाई का काम होता रहे। यानी कि ऐसा विकास ना करना
जिससे क्या पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचे और आने वाली पीढ़ी को भी कोई भी फायदा ना हो। तो इन सिंपल लैंग्वेज सतत विकास मतलब ऐसा विकास करना जिससे भाई पर्यावरण को नुकसान ज्यादा ना पहुंचे, संसाधन में कमी ना आए, साथ ही साथ जो आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां हैं उनको भी उसका फायदा मिलता रहे। तो इसमें अगर आप भाई देखोगे तो मेन फायदा किसका है भाई, मानव का ही है, क्योंकि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों को जो है फायदा मिलता रहेगा। और जो आज के टाइम पे भी अगर संसाधन को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो संसाधन का हम लोग जो है मनुष्य यूज करते रहेंगे, और पर्यावरण को भी अगर नुकसान ना पहुंचाएंगे हम ज्यादा तो जो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या है, प्रदूषण से जो बीमारियां हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, इन सारी समस्याओं से भी हम बच सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो किसके फायदे की बात हो रही है भाई, मानव के फायदे की बात हो रही है इस वाले दृष्टिकोण में। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे भाई संयुक्त राष्ट्र है ना, यूएनओ, जो अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, इसने क्या करा भाई, एक सम्मेलन टाइप रखा था। सम्मेलन का नाम आप पूरा बोल सकते हो उसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कि एक बैठक रखी थी भाई। किस चीज के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना भाई, इस चीज के लिए भाई, इस चीज को सुधारने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, साथ ही साथ इस पे कंट्रोल कैसा किया जाए, इन सब चीजों पे बातचीत करने के लिए एक बैठक रखी गई थी यूएनओ के द्वारा। अब इस बैठक में भाई क्या हुआ, इस बैठक में जलवायु परिवर्तन से भाई आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही साथ जो आज के टाइम पे जो लोग हैं, यानी कि वर्तमान जो पीढ़ी है, उनको भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से पर्यावरण सुरक्षा की बात जो है की गई थी और जलवायु परिवर्तन को कम करने की बात की गई थी। तो इसमें भी आप देखोगे कि मेन फोकस किस पे था भाई, मानव के ही ऊपर था, मानव के लिए ही काम जो है किए जा रहे हैं। जबकि पर्यावरण केंद्रित में आपने पढ़ा था कि पर्यावरण के लिए काम हो रहे थे और उससे फायदा भी सारा पर्यावरण को ही पहुंच रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। थोड़ा अटपटा सा टॉपिक था और इस टॉपिक का भाई कोई तुक नहीं बनता वैसे, बट फिर भी आपसे पेपर में पूछ ले तो इस वजह से आप लोगों को पढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे, तो याद जरूर रख लीजिएगा। बाकी भाई ये जो ऊपर टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा है, इसे आप भाई अपना आंसर वगैरह लिखने में भी यूज कर सकते हो एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे। जिससे क्या है, अगर मान लो आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज ना हो तो आप इस टॉपिक को ऐड कर दोगे तो उससे आपके मार्क्स जो है आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो भाई अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा जलवायु परिवर्तन पर वाद विवाद। अब भाई यहाँ से आता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में आप लोगों से पूछते हैं कि भाई जो जलवायु परिवर्तन पे बातचीत वगैरह होती है या सम्मेलन वगैरह, हम बहुत सारे अभी नीचे पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन वगैरह जो होते हैं, जो बैठकें वगैरह होती हैं, उनमें किन मुद्दों पर भाई बातचीत जो है की जाती है, किन मुद्दों पर वाद विवाद जो है होते हैं। तो वो मुद्दों के बारे में पूछते हैं, तो वो मुद्दे ही हम पढ़ेंगे, वो सारे मुद्दे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किन मुद्दों पे बातचीत जो है होती है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगर होता है। तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं भाई। देखो, जो पर्यावरण से रिलेटेड आप लोगों के वो होते हैं सम्मेलन, या आप उसे बैठक कह सकते हो, जो पूरे विश्व के लेवल पे होती हैं बैठकें। तो उन बैठकों के, उन सम्मेलन के बारे में तो हम आगे नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से सम्मेलन हुए, कौन कौन सी बैठकें हुई हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं इन सम्मेलनों में, इन बैठकों में किन मुद्दों पर बातचीत की जाती है, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम की बात जो है उठाई जाती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब पे वो मुद्दे कौन से हैं, उन सबको पढ़ेंगे। तो इस यहाँ से भाई एक आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद रख लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है भाई आप लोगों का वैश्विक साझा संपदा। वैश्विक साझा संपदा, या इसे संपत्ति भी आप बोल सकते हो संपदा की जगह। तो भाई जब भी बैठक वगैरह होती है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड, तो उसमें इस मुद्दे को जरूर उठाया जाता है, वैश्विक साझा संपदा या संपत्ति भी आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा नाम से समझो भाई। वैश्विक मतलब विश्व, साझा मतलब सबका, और संपदा मतलब तो आप समझते ही हो, आप इसे संपत्ति भी बोल सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसी भाई संपदा है, ऐसी संपत्ति है जिसका भाई पूरे विश्व का सभी देशों के पर समान अधिकार होता है। यानी कि विश्व में ये कुछ ऐसी जगह हैं पूरे विश्व में, या ऐसे संसाधन हैं जिसपे क्या है सभी देशों का इक्वली अधिकार होता है। तो उस जगह को या उस संसाधन को हम बोलते हैं वैश्विक साझा संपत्ति या संपदा बोल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल भाई वायुमंडल, तो उस पर किसी एक देश का राज थोड़ी होता है, सभी देशों के लिए इक्वल है, वो पूरी दुनिया के लिए इक्वल है, उसका अधिकार भी जो है भाई सभी देशों को है।
इस तरीके से अंटार्कटिका है, आप लोगों का समुद्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, इन सब पे भी भाई अधिकार जो है सभी देशों का है, पूरी दुनिया का है। तो इस चीज को ही बोलते हैं हम वैश्विक साझा संपदा या संपत्ति आप बोल सकते हो। तो भाई जलवायु परिवर्तन पे जब जब बैठक होती है या पर्यावरण पे जब जब बैठक या सम्मेलन वगैरह होते हैं तो इस टॉपिक को जरूर उठाया जाता है। अब जब ये टॉपिक उठा लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड भाई क्या क्या बातचीत होती है कि भाई ये जो साझा संपत्ति संसाधन है इसका मैनेजमेंट, जब इस पे अधिकार भाई सभी देशों का है तो इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन करने का भी अधिकार सभी देशों का होना चाहिए, यानी कि सभी देशों को मिलकर इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय मतलब सभी देश है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। और क्या बातचीत की जाती है भाई इस मुद्दे पे, और बातचीत ये की जाती है कि भाई मान लो कोई भी देश जो है अगर साझा संपत्ति संसाधन का अंधाधुंध यूज कर रहा है और अंधाधुंध यूज करके भाई उसे प्रदूषित करे जा रहा है तो पहले तो वो ऐसा नहीं करेगा, और अगर कर भी देता है तो भाई उस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए भी उसी देश की जिम्मेदारी होगी, यानी कि उसी देश को पैसा खर्च करना पड़ेगा उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, और जो प्रॉब्लम हुई है उस सब का खर्च वर्च जो है सब उसी को ही उठाना पड़ेगा, यानी कि देखना भी सब उसी को पड़ेगा। जब नुकसान उसने करा है तो भाई सॉल्यूशन भी तो वही देश निकालेगा। तो ये सारा मुद्दा जो है उठाया जाता है कहाँ पे, जब जब जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से रिलेटेड बैठकें या सम्मेलन होती है पूरे विश्व के लेवल पे, तो वैश्विक साझा संपदा से रिलेटेड ये सारी बातचीत उठाई जाती है वहां पे। अगला मुद्दा कौन सा है भाई, किस पे बातचीत होती है उन सम्मेलनों में, आप लोगों की विकास से रिलेटेड बातचीत होती है। अब इसमें क्या बातचीत होती है वो भी पढ़ते हैं भाई। तो भाई जब जब जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से रिलेटेड भाई विश्व लेवल पर सम्मेलन होते हैं, ये बैठकें होते हैं, तो उसमें दूसरा टॉपिक विकास का उठाया जाता है। विकास में भाई क्या बात उठाई जाती है, देखो मैं इन सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ फिर आपको डीप में पढ़ाऊंगा। देखो भाई जो विकसित देश है वो कहते हैं कि भाई पर्यावरण को ज्यादा नुकसान जो है वो विकासशील देश पहुंचा रहे हैं, जबकि विकासशील देश बोलते हैं कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान विकसित देश पहुंचा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर जो है बहस होती रहती है विकास को लेकर। तो अब डीप में पढ़ते हैं भाई, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हुआ क्या था भाई, 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये चीज मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताई थी, यानी कि स्टॉकहोम नाम की जगह पे एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, और ये भी भाई पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन था, या आप जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड सम्मेलन कह सकते हो। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ भाई, जो विकासशील देश है जैसे कि आप लोगों का चीन हो गया, भारत हो गया, ब्राजील हो गया, यानी कि जो विकास करने में अभी तक लगे पड़े हैं, ज्यादा तरक्की वाले देश नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप अभी नहीं हुए हैं। तो ये जो विकासशील देश है ना, और साथ ही साथ जो पर्यावरणविद लोग होते हैं, पर्यावरणविद लोग यानी कि जो पर्यावरण के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं, उसके कानून वगैरह, उसके अच्छाई के बारे में सोचते हैं, उन्हें बोला जाता है पर्यावरणविद लोग। तो इन दोनों ने मिलकर भाई क्या बोला कि पर्यावरण को भाई सबसे ज्यादा नुकसान विकसित देश पहुंचा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो अमीर देश है, बड़े बड़े देश है, ये देश जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को सबसे ज्यादा। अब वो नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भाई इन लोगों ने, इन देशों ने अपना विकास तो कर लिया, विकास करके बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस जो है वो उत्सर्जित करी, यानी कि वो बहुत ज्यादा निकाली। और ये ग्रीन हाउस गैस आपने भाई पढ़ा भी होगा थोड़ा साइंस वाइंस में, एक तरीके की गैस होती है, और ये गैस करती क्या है, जो ओजोन परत मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, इसको भाई काटने का काम कर रही है, यानी कि ओजोन परत में छेद होता जा रहा है ना, तो वो छेद किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है। और साथ ही साथ पृथ्वी पे जो गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, वो भी इसी गैस की वजह से हो रहा है। तो ये सब किसने करा भाई, ये सब विकसित देशों ने करा, औद्योगिक राष्ट्र भी आप बोल सकते हो। ऐसा किसने बोला भाई, तुम्हारा विकासशील देश या पर्यावरणविदवादों ने बोला था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। तो भाई अब ऐसे में विकसित देश थोड़ी चुप बैठने वाले थे, उस तरफ से भाई विकसित देशों ने बोला, विकसित देशों ने बोला कि ये विकासशील देश जो है ये अपना विकास करने के लिए, नई नई अपनी परियोजनाएं चलाने के लिए हमसे ज्यादा तो ये जो देश है ये उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस का। हम तो भाई कर चुके जो कर रहे थे, लेकिन अब ये देश कर रहे हैं। तो यानी कि अब विकसित देशों ने इंजाम किस पे थोप दिया, विकासशील देशों पे थोप दिया। अब जब भाई विकसित देशों ने विकासशील देशों पे थोप दी बात, तो हुआ क्या भाई, कुछ पर्यावरणविद लोग थे, यानी कि पर्यावरण को अच्छा करने वाले लोग जो थे वो थे। उनमें से भाई कुछ दो फेमस लोग थे, जैसे कि अनिल अग्रवाल और सुनीता नारायण। ये दो फेमस लोग थे, पर्यावरणविद थे ये, जो पर्यावरण की भलाई के बारे में सोचते थे। तो इन्होंने कहा भाई कि हम जांच करेंगे कि कौन से देश ने
कितना जो है उत्सर्जन करा, उसके बेसिस पे जो है आगे चलेंगे। तो जांच वगैरह के लिए भाई इन्होंने कैसे बोला, ये बोल रहे कि देश के आधार पे जांच नहीं करेंगे, बल्कि प्रति व्यक्ति किस देश ने, यानी कि एक देश के एक व्यक्ति ने कितनी ग्रीन हाउस गैस जो है छोड़ी है, इस चीज को देखेंगे। ना कि हम पूरे देश ने कितनी छोड़ी है ये चीज नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे उस देश के एक इंसान ने कितनी छोड़ी है। इस तरीके से सबका एवरेज निकाल के वो देखेंगे। अब वो इन लोगों ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भाई विकसित देशों में क्या होता है, विकसित देशों में कुछ ऐसे यंत्रों का, ऐसे डिवाइसेस का यूज होता है जो ग्रीन हाउस गैस जो है ज्यादा छोड़ते हैं। लेकिन भारत जैसे जो देश है उनमें जनसंख्या तो बहुत है भाई, लेकिन हम जो है ऐसे डिवाइसेस का यूज कम करते हैं। इसी वजह से भाई जब भारत की जांच वांच की गई तो क्या हुआ भाई, भारत की जनसंख्या आज के टाइम पे टॉप पे है भाई, लेकिन ग्रीन हाउस के गैस के मामले में हम बहुत ही कम पाए गए। तो भाई जब भी आप लोगों की जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन वगैरह होता है या बैठक वगैरह होती है, तो उसमें विकास वाला ये वाला मुद्दा भी जरूर छिड़ता है। और क्या उनसे मुद्दे छिड़ते हैं भाई इसमें, और आप लोगों का जलवायु न्याय और समता। अब ये समता का मतलब पहले मैं आप लोगों को बता दूं, समता का मतलब यहाँ पे समानता है। तो भाई इस टॉपिक का मतलब समझाने से पहले मैं इसका जो पूरा पढ़ाया गया अंदर वो चीज आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर टॉपिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। देखो भाई, अब अगला मुद्दा क्या छिड़ता है, जब जब जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से रिलेटेड बैठक होती है, सम्मेलन होता है, उसमें अगला टॉपिक ये छिड़ता है कि जो विकासशील देश है, जैसे कि भाई भारत हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, जो विकास आज के टाइम पे करने में लग रहे हैं, तो इस टाइप के विकासशील देश भाई क्या कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना भाई, ये जलवायु को जो नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, इसमें विकासशील देश जो है उनका कम हाथ है। इसलिए भाई ये लोग कहते हैं जब हमारा कम हाथ है भाई इसे फैलाने में, तो इसे रोकने में भी हमारा कम ही हाथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमें भी तुम इक्वली बोल रहे हो, जैसे विकसित देशों ने इतना फैलाया है तो उनके इक्वली हमें जिम्मेदारियां दे रहे हो इसे रोकने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसी समानता की बात करते हैं, इसी न्याय की बात करते हैं। साथ ही साथ और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर देश की जो है अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी कि जिस हिसाब से उन्होंने जलवायु परिवर्तन में नुकसान पहुंचाया है या पर्यावरण में नुकसान पहुंचाया है, उसी हिसाब से भाई उसकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं भाई ये लोग। और ये कहते हैं यही ये जो है जलवायु न्याय है ये चीज, और यही समानता है भाई। और इसी चीज को लेकर जो है भाई ये टॉपिक चलता रहता है, विवाद जो है चलता रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब जब भाई जलवायु परिवर्तन या आप लोगों का पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन होता है विश्व लेवल पे या बैठक वगैरह होती है, तो उसमें ये वाला टॉपिक भी जरूर छिड़ता है। अब पढ़ते हैं भाई अगला। तो भाई अगला है आप लोगों का लिंग, या आप इसे इंग्लिश में जेंडर भी बोल सकते हो। तो क्या होता था भाई, जब भी जलवायु परिवर्तन पे या आप लोगों का पर्यावरण जो है, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे छिड़ते थे या सम्मेलन होता है या बैठक होती है, तो उसमें इस टॉपिक को भी उठाया जाता है बार बार। अब वो ये टॉपिक क्यों उठाते हैं, इस टॉपिक में देखो क्या होता है, जब जब बैठक होती है तो इसमें ये बोलते हैं भाई कि कुछ महिलाओं को भाई इसमें अधिकार नहीं है। जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बातचीत वगैरह होती थी उसमें कुछ महिलाओं को अधिकार पहले नहीं हुआ करते थे। उसमें से कुछ देश भी ऐसे थे जिनको भाई कोई अधिकार नहीं था। साथ ही साथ कुछ निवासी ऐसे थे, कुछ मूल निवासी ऐसे थे जिन लोगों को कोई भी इस चीज से रिलेटेड अधिकार नहीं था। तो इस वजह से ये टॉपिक भी जो है उठता रहता है बार बार। तो चलो अब पढ़ते हैं भाई इसके बारे में भी थोड़ा डीप में। तो भाई फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जब जब भाई आप लोगों के जलवायु परिवर्तन के ऊपर बातचीत वगैरह होती है, बैठक वगैरह होती है, उसमें भाई लिंग संबंधी मुद्दे यानी कि जेंडर संबंधी अगर मुद्दे वगैरह उठाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक संगठन होना बहुत जरूरी है, या लोगों के बीच में तालमेल जो बना सके एक ऐसा संगठन होना बहुत जरूरी है। अब वो क्यों भाई, क्योंकि क्या हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि ये जो बैठक हुई थी जलवायु परिवर्तन के ऊपर, अब फिर भाई मैंने इसमें बताया था आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, इसमें नियम वगैरह बनाए गए थे। तो उन नियमों में भाई और उन कानूनों में मूल निवासियों को बिल्कुल भी पूछा तक नहीं गया, यानी कि उनके विचार जरा भी नहीं लिए गए, उन लोगों के बारे में जरा भी सोची नहीं गई। और साथ ही साथ भाई क्या जो नियम और जो कानून थे उसमें लैंगिक भेदभाव भी देखने को मिलता है, यानी कि महिलाओं और कुछ पुरुषों को भी इसमें हिस्सा नहीं दिया गया बिल्कुल। तो इसी वजह से भाई धीरे धीरे और बैठकें होती चली गई। अब जैसे जैसे भाई धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बैठकें होते गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ,
उन मुद्दों को भी महत्व देने लगे जिनको पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था। यानी कि अब जो है लिंग वाला जो मुद्दा है, जेंडर वाला जो मुद्दा है, अब इसको भी महत्व देने लग गए थे बैठकों में। पहले तो भाई बैठक में इन सब चीजों की बातचीत तक नहीं की जाती थी, फिर धीरे धीरे भाई और बैठक हुई, तो फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इन लोगों के बारे में बातचीत वगैरह होने लगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो नागरिक हैं, महिलाएं हैं, कुछ समाज ऐसे हैं या कुछ देश ऐसे हैं जिनको पहले पूछा तक नहीं जाता था, उन्होंने भाई जलवायु परिवर्तन में अब कुछ ना कुछ राजनीतिक स्थान जो है प्राप्त कर लिए। क्यों? क्योंकि भाई अब जो है उनके बारे में बातचीत की जाने लगी है। और अगर करंट टाइम पे देखेंगे तो करंट टाइम पे अभी दिसंबर 2015 में एक पेरिस सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ, एक समझौता हुआ था जिसे हम कहते हैं पेरिस समझौता। इस समझौते में क्या हुआ भाई, जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर जितनी भी बातचीत वगैरह होगी, इस समझौते में ये डिसाइड कर लिया कि अब इसमें महिलाओं की भी भाई भागीदारी होगी, उनके भी अधिकार वगैरह जो है होंगे, उनकी भी एडवाइस वगैरह ली जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब जब भाई जलवायु परिवर्तन के ऊपर कोई बातचीत वगैरह होती है या पर्यावरण सम्मेलन से रिलेटेड कोई बातचीत वगैरह होती है, तो उस सम्मेलनों में, उन बैठकों में जेंडर वगैरह से रिलेटेड मुद्दा भी उठता है। अगला देखते हैं भाई, अगला है आप लोगों का सूचना। तो भाई क्या होता है, जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दे वगैरह होते हैं, बैठक वगैरह होते हैं या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बैठक होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें सूचना से रिलेटेड भी भाई बात की जाती है। क्यों? क्योंकि सूचना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना को आप इंग्लिश में इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। अब सूचना भाई इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन से ही तो हमें सारी नॉलेज मिलती है कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी काम वगैरह हो रहे हैं या जो भी दिक्कतें वगैरह हैं, वो उन सब चीजों के बारे में कहाँ से पता लगता है? सूचना से ही तो पता लगता है। साथ ही साथ भाई जो जलवायु परिवर्तन में अन्याय हो रहा है या असमानता हो रही है, इन सब की नॉलेज भी कहाँ से मिलती है? वो सब सूचना से ही मिलती है, इंफॉर्मेशन से ही मिलती है। इसी वजह से भाई जो साइबर स्पेस है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जलवायु परिवर्तन में। क्योंकि भाई साइबर स्पेस क्या करता है, जलवायु अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करता है, उसमें सक्षम होता है। इनकेस मान लो भाई आप सूचना, इंफॉर्मेशन ही ना मिले, मान लो ये बैठक वगैरह हो रही है, इनकी इंफॉर्मेशन कहीं बाहर ही ना जाए, तो क्या बाकी देश के लोगों को या दिन दुनिया को पता होगा कुछ इस चीज के बारे में? नहीं पता होगा। इस वजह से भाई सूचना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है भाई जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। अब सूचना भाई इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से जो पर्यावरण से रिलेटेड संगठन बनाए गए हैं ना, तो ये संगठन भी भाई सूचना की शक्ति को समझते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन की जो पावर है उसको बहुत ज्यादा समझते हैं। उन्हें पता है कि भाई जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड या जलवायु परिवर्तन में जो अन्याय हो रहा है या असमानता हो रही है, उस चीज से निपटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन। इसलिए भाई इन लोगों ने क्या करा है, या इन संगठनों ने क्या करा है कि भाई ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह बना दी हैं, जिसपे क्या है तुम लोगों को जलवायु से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। तो वेबसाइट कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है भाई आप लोगों को 350.org, या आप लोगों की दूसरी वेबसाइट है आवाज। तो ये दो वेबसाइट के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया, बाकी आप टेस्ट कर सकते हैं इसका गूगल क्रोम करके। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है, वो है भाई आप लोगों का अभिकर्ता। अभिकर्ता का मतलब होता है भाई एजेंट। अब जब जब भाई जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण के ऊपर बैठक वगैरह होती है या सम्मेलन वगैरह होते हैं, तो भाई उस पे एजेंट पे भी बातचीत की जाती है। अब क्यों? क्योंकि भाई जैसे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन तो कोई काम ही नहीं होगा। हर चीज में भाई आजकल जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसी तरीके से भाई एजेंट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जलवायु परिवर्तन में। अब एजेंट से क्या मतलब है? एजेंट का मतलब भाई इनका राज्य है। राज्य मतलब आप देश कह सकते हो। मीडिया है भाई, गैर राज्य अभिकर्ता है, यानी कि कुछ अलग टाइप के भी एजेंट है, और साथ ही साथ नागरिक। तो इन सब के ऊपर भी जो है बातचीत की जाती है। अब वो क्यों? क्योंकि भाई जो जलवायु परिवर्तन है उसको सोल्यूशन निकालेगा कौन? सारे देश मिलके निकालेंगे, सारी मीडिया मिलके निकालेंगे, और जो सारे एजेंट है वो मिलके निकालेंगे, और देश के जो नागरिक हैं वही तो निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। वही तो भाई पर्यावरण को सुधार पाएंगे, और निकालेगा ही कौन सॉल्यूशन, और सुधारेगा ही कौन? तो इस वजह से भाई इन एजेंटों के ऊपर भी बात की जाती है।
पढ़ते हैं भाई आगे। अब भाई स्टेप बाय स्टेप जो है हम इन सारे एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये पर्यावरण से रिलेटेड जो है क्या क्या करते हैं। तो इनमें पहला है भाई आप लोगों का राज्य। अब राज्य जो है भाई ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है भाई? क्योंकि ये जो पर्यावरण से रिलेटेड भाई अंतरराष्ट्रीय संगठन बैठक वगैरह होती हैं, तो इन सब में मेंबर कौन होता है, इन सब में सदस्य कौन होता है? ये राज्य ही तो होते हैं, ये देश ही तो होते हैं भाई मेंबर। और यही सब बैठ के जो है सॉल्यूशन वगैरह निकालते हैं पर्यावरण की समस्याओं का। ये आपस में भाई वाद विवाद करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद भाई भविष्य के लिए नीतियां तैयार करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं आने भविष्य के लिए। ठीक है भाई। अब दूसरे टाइप के एजेंट है भाई आप लोगों के नागरिक, या कुछ अलग टाइप के कह सकते हो आप गैर राज्य अभिकर्ता। ये भी आप लोगों के एजेंट है। तो ये क्या करते हैं भाई? पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, संरक्षण करने के लिए तो ये भाई जागरूकता फैलाते हैं, और साथ ही साथ भाई स्थानीय स्तर पर जो है नीतियों को लागू करते हैं ये। अब मान लो ये जो राज्यों ने नीतियां वगैरह बना दी, प्लानिंग वगैरह कर दी, कानून वगैरह बना दिए पर्यावरण से रिलेटेड, तो उन्हें मानेगा कौन? उन्हें नागरिक तो मानेंगे, उन्हें गैर राज्य अभिकर्ता ही तो मानेंगे। तो ये सब क्या करते हैं? ये उन नीतियों का, उन कानूनों का पालन करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। तो इस वजह से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और क्या करते हैं भाई ये जो संगठन वगैरह होते हैं, ये जो बैठक वगैरह होती है, जो सम्मेलन होते हैं, इसमें लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई मान लो किसी देश से एक वो आया है, व्यक्ति आया है इस सम्मेलन में, या कोई भी आया है मेंबर बन के इस सम्मेलन में, इस बैठक में, तो मेंबर भी जो है वो चुना किसने होगा? वो नागरिकों ने तो चुना होगा, वो गैर राज्य अभिकर्ताओं ने तो चुना होगा भाई। तो कहने का मतलब ये है, ये जो बैठक वगैरह होती है उनके प्रोसेस को अच्छा बनाने का काम भी कौन करता है? नागरिक और गैर राज्य अभिकर्ता करते हैं। और भाई अब देखते हैं अपना तीसरा जो हमारा एजेंट है। तीसरा एजेंट है भाई हमारा मीडिया। हमने पढ़ा था भाई इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो इंफॉर्मेशन इधर से उधर काम करना किसका होता है भाई? वो मीडिया का ही तो होता है। मीडिया क्या करती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो सब कहाँ तक पहुंचाती है? लोगों तक पहुंचाती है, देशों की सरकारों तक पहुंचाती है, ताकि भाई जो लोग हैं उन कानूनों को मान सके, उन सारे जो है जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, या पर्यावरण को जो भी नुकसान हो रहा है तो सबके नुकसान, हानि, उनके लाभ जो है वो सब कौन बताता है? ये सब मीडिया ही तो बताती है। तो इस वजह से भाई जलवायु परिवर्तन में मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो इस वजह से भाई इन एजेंट्स के ऊपर भी बात की जाती है जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर, या बैठक वगैरह जब भी होती हैं, या आप सम्मेलन वगैरह आप कह सकते हो उनमें। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, आप लोगों की शायद बुक्स वगैरह में भी आप लोगों को मिल जाएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे करके पूछते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन पे जो वाद विवाद होते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं, उनकी चर्चा करो। इस टाइप से आप लोगों से पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कौन कौन से मुद्दे वगैरह। बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग जो है आप लोगों की वो है भाई समझौते वगैरह से रिलेटेड। तो देख सकते हो भाई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। तो भाई अब इस हेडिंग के अंदर हम वो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी सम्मेलन वगैरह होते हैं, या जो भी समझौते वगैरह हुए हैं, या बैठकें वगैरह हुई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से समझौते वगैरह हैं। तो पहला है भाई आप लोगों का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या भाई? ये एक तरीके से एक समझौता है, या आप इसे एक डिपार्टमेंट बोल सकते हो, या संगठन बोल सकते हो। किस चीज के लिए बनाया गया है भाई ये डिपार्टमेंट? ये आप लोगों को सबसे पहले तो भाई 1987 में बनाया गया था। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अब क्यों की गई थी? तो भाई ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरीके की गैस है, और इस गैस करती क्या है भाई? ये ओजोन परत में छेद कर रही है, हरास कर रही है, यानी कि ओजोन परत को एक तरीके से काट रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ये इस चीज में, यानी कि सबसे बड़ी भूमिका जो है, योगदान अपना ये गैस देती है। बाकी और भी गैस है, जैसे ग्रीन हाउस गैस पढ़ी थी हमने, और भी है कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। लेकिन ये वाली जो गैस है ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रही है ओजोन परत को। तो इस गैस को कंट्रोल करने का काम किसका है भाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये जो भाई प्रोटोकॉल है इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। तारीफ क्यों की जाती है? क्योंकि भाई ये सफल रहा। क्योंकि ये जो काम करता है ना, ये जो प्लानिंग वगैरह करता है और फिर ये जो काम करता है कंट्रोल करने का, ये बहुत ज्यादा उस चीज में सफल रहा। इस वजह से भाई इसकी तारीफ की जाती है। साथ ही साथ भाई इसने और क्या करा है? इसने साइंटिस्ट को,
जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उन सबको पर्यावरण के मुद्दों पर भाई रिसर्च वगैरह करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित करा है, प्रेरित करा है। यानी कि इसने वैज्ञानिकों को सपोर्ट करा है कि भाई वो जाएं और पर्यावरण से रिलेटेड जो है उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें। और क्या हेल्प करी है भाई इसने साइंटिस्टों की, साथ ही साथ भाई इसने साइंटिस्टों को वो आंकड़े प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन वगैरह जो पर्यावरण से रिलेटेड साइंटिस्टों को चाहिए थी वो सारे इंफॉर्मेशन, वो सारा डेटा प्रोवाइड कराया है। साथ ही साथ रिपोर्ट वगैरह जो है वो बनाने में हेल्प करी है, और पर्यावरण और जलवायु प्रणाली पर नजर रखने में भी इसने बहुत ज्यादा हेल्प की है साइंटिस्टों की। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल में भाई कितने देश हैं शामिल, यानी कि कितने देशों ने इस पे जो है हस्ताक्षर करा था जब ये समझौता हो रहा था, तो इसमें भाई 197 देशों ने हस्ताक्षर करा था। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो ये था भाई आप लोगों का फर्स्ट समझौता। अब पढ़ते हैं सेकंड समझौता, वो है आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन। मरुस्थल मतलब भाई आप लोगों को पता ही होगा, रेगिस्तान या सूखा बंजर इलाके को बोला जाता है मरुस्थल। तो भाई एक सम्मेलन हुआ था आप लोगों का 1992 में, पर्यावरण से रिलेटेड ही सम्मेलन था, जिसे हम कहते हैं भाई रियो सम्मेलन। क्यों? क्योंकि भाई ब्राजील नाम का एक जो देश है, आप लोगों ने देखा होगा दक्षिणी अमेरिका में, वहां पे एक भाई ब्राजील में एक जगह का नाम है रियो डी जनेरियो। तो वहां पे 1992 में भाई एक सम्मेलन रखा गया था, एक बैठक रखी गई थी, जिस वजह से उस सम्मेलन को, उस बैठक को हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो उसी सम्मेलन के तहत भाई क्या हुआ, इसकी स्थापना करी गई 1994 में। किसकी स्थापना भाई? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन, यानी कि एक डिपार्टमेंट बना दिया उसी बैठक के तहत या उसी सम्मेलन के तहत, पृथ्वी सम्मेलन आप कह सकते हो उसे। अब ये डिपार्टमेंट भाई क्या करता है, ये जो भूमि है भाई उसके मरुस्थलीकरण के होने को रोकता है भाई, यानी कि उस चीज को कम करने की कोशिश करता है, उसे रोकता है, यानी कि भूमि बंजर ना हो इस चीज के लिए काम वगैरह करता है। साथ ही साथ और क्या करता है भाई, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज में पर्यावरण में बैलेंस बनाने का काम करता है ये। साथ ही साथ जो मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में मदद करता है भाई ये। और भूमि अपरदन वगैरह होता है ना, भूमि अपरदन का मतलब भाई भूमि का कट जाना, यानी कि कहीं की जमीन कहीं और जाके खिसक के चली जाती है, तो इसे अपरदन या भूमि का कटाव आप बोल सकते हो। तो इन सब चीजों को भी क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि इस सब चीजों से क्या होता है भाई, मरुस्थलीकरण बढ़ता है, यानी कि बंजर बनती है भाई भूमि। और साथ ही साथ और क्या करता है भाई, ये जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देने की कोशिश करता है, यानी कि इस चीज के काम के लिए भी ये हेल्प करता है। ओवरऑल देखा जाए तो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये डिपार्टमेंट भी। आगे पढ़ते हैं भाई, अगला है हमारा जैव विविधता पर कन्वेंशन। अब जैव विविधता होती क्या है, मैं आप लोगों को डीप में एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में आप समझ लो। जैव विविधता, जैव मतलब होता है भाई जीव, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं पृथ्वी पर उन्हें बोला जाता है जैव या जीवित। और विविधता मतलब होता है भाई वैरायटी। तो जो जीवों में भाई आपस में वैरायटी है इतनी सारी, इन सारी वैरायटीज को, इन सारी स्पीसीज को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, ये सब इसी का काम होगा भाई। तो भाई अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है जैव विविधता पर कन्वेंशन, इसे बनाया कब गया था, तो इसे भाई जो 1992 में मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, तो उसी सम्मेलन के तहत भी इसे बनाया गया था 1992 में। ठीक है भाई। अब जब ये बन गया तो इसका काम क्या है भाई, अभी मैंने बताया जो जीवों की वैरायटी है, जो जीवों की स्पीसीज है, उनको सुरक्षित रखना, साथ ही साथ भाई जो प्राकृतिक संसाधन है उन सब का संरक्षण करना, और जीव जो है सबकी सुरक्षा करना, सारे जीवों की, और एक पर्यावरण में बैलेंस बनाए रखना। तो ये सारे काम जो है इस डिपार्टमेंट के हैं। साथ ही साथ भाई जब 1992 में ये जैव विविधता कन्वेंशन बनाया जा रहा था, तभी भाई आप लोगों का एक और डिपार्टमेंट बनाया गया था, वो था आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो इसके बारे में भाई अभी डीप में पढ़ते हैं हम आगे। चलो भाई चौथा पढ़ते हैं अब। यह है आप लोगों का भाई संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और इसे भी भाई 1992 में रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के तहत बनाया गया था। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है भाई इसका काम क्या होगा। मेनली जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस चीज का रोकथाम करने के लिए, इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए, देख रेख करने के लिए ये सारा काम जो है करता होगा। इस वजह से ये बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। और क्या करता है भाई, साथ ही साथ ये वित्तीय और तकनीकी सहायता वगैरह प्रोवाइड कराता है सभी देशों को, यानी कि पैसे वगैरह भी देता है और टेक्नोलॉजी वगैरह भी देता है सभी देशों को, ताकि जलवायु परिवर्तन को कम से कम किया जा सके, उससे निपटान किया जा सके। साथ ही साथ और क्या करता है, ये उनसे रिलेटेड उपाय बताता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उन सारे देशों को उपाय बताता है, सॉल्यूशंस बताता है, और उन सारे देशों को भाई विकास अपना कैसे करना चाहिए वो सारे तरीके बताता, निर्देश देता है। अब भाई इसी डिपार्टमेंट के तहत क्या हुआ, एक और छोटा सा डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है ना, एक और छोटा सी अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम था कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। अब इस छोटे से डिपार्टमेंट ने भी भाई क्या करा, और छोटे छोटे समझौते करे, जैसे कि भाई आप लोगों का बर्लिन जनादेश है, क्योटो प्रोटोकॉल अभी आपने सुना था, पेरिस समझौता है, तो ये सारे समझौते किसने करे, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज ने। और ये कन्वेंशन ऑफ पार्टीज किसके तहत बनाया गया था आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। और ये सभी भाई क्या कर रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि ये सारे समझौते पड़े ये भी, साथ ही साथ ये छोटा वाला डिपार्टमेंट पड़ा ये भी, और जो बड़ा वाला हमने फ्रेमवर्क कन्वेंशन पढ़ा वो भी अपना जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। तो भाई अब स्टेप बाय स्टेप इन्हें भी पढ़ देते हैं, ये छोटे मोटे जो समझौते हुए हैं इसके तहत। तो पहला है भाई हमारा बर्लिन जनादेश। अब हुआ क्या भाई, 1995 में जर्मनी, आपने सुना होगा, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, तो वहां पे भाई एक समझौता किया गया, पहले एक बैठक हुई, उस बैठक में एक समझौता किया गया जिसे हम बोलते हैं बर्लिन जनादेश। तो भाई इस समझौते के तहत क्या बात हुई कि जो हमारा, हमने वो भी ऊपर पढ़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन था ना, इसमें जितने भी देश जुड़े हुए हैं ये सारे देश ग्रीन हाउस गैस को कम से कम निकाले, कम से कम छोड़े। इस चीज के लिए भाई जो हमारा जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इन सब देशों को मजबूर करे, इन्हें कायदे कानून नियम वगैरह जो है प्रोवाइड कराए और उन पे कायदे कानून नियम वगैरह थोपे, ताकि ये देश जो है सारे कम से कम ग्रीन हाउस गैस जो है वो निकाले। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बर्लिन जनादेश, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं बर्लिन जनादेश। बढ़ते हैं भाई क्योटो प्रोटोकॉल की ओर। अभी भाई मैंने आप लोगों को ऊपर बर्लिन जनादेश बताया, मैंने बताया था इसको कब, इसका ये समझौता कब हुआ था आप लोगों का, 1995 में हुआ था। अब भाई इस समझौते में कुछ कमियां निकल के आई, तो उन्हीं कमियों की वजह से भाई 1997 में जाके क्योटो प्रोटोकॉल नामक जो है समझौता किया गया, यानी कि बर्लिन जनादेश में कुछ कमियां थी, तो उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल नामक समझौता किया गया। अब इस समझौते में क्या बात की गई, इसमें भाई ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बात की गई। ग्लोबल वार्मिंग मतलब आप समझते होंगे, जो पृथ्वी का तापमान भाई बढ़ता चला जा रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जलवायु परिवर्तन का मतलब मैंने आप लोगों को ऊपर तो नहीं समझाया, बट दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जलवायु परिवर्तन का सिंपल सा मतलब होता है, जलवायु मतलब होता है मौसम और परिवर्तन मतलब होता है बदलाव, यानी कि मौसम में चेंजेस आ रहे हैं। आप देखते होंगे कि भाई बारिश वाला मौसम होता भी नहीं और फिर भी बारिशें धड़ाधड़ पड़े जा रही है, सर्दी अपने वक्त से पहले आ जाती है, गर्मी अपने वक्त से पहले आ जाती है, गर्मी कुछ ज़्यादा हाई पड़ रही है, सर्दी कुछ ज़्यादा कम पड़ रही है, तो ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन है। तो इन सब से निपटने के लिए भाई क्या गया, क्योटो प्रोटोकॉल नामक समझौता जो है 1997 में किया गया। और ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन, इसका मेन रीजन ही भाई आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस वगैरह जो है ये है भाई। तो इस समझौते के तहत भाई क्या किया गया, जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनको भाई एक लिमिट दे दी गई। उन्हें बोला गया कि भाई तुम इसी लिमिट में जो है ग्रीन हाउस गैस निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। अगर निकालोगे तो तुम्हारे ऊपर बैन लगाया जाएगा या तुम्हारी फैक्ट्रियां वगैरह बंद करी जाएंगी वगैरह वगैरह। और इसका फाइनल उद्देश्य क्या है, फाइनल भाई आप काम कह सकते हो, इसका मेन काम ही यही है कि भाई मानव की गतिविधियों को रोकना, जिससे भाई क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि मानव के वो उन सारे कामों को रोकना जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये इसका काम है क्योटो प्रोटोकॉल का। बढ़ते हैं भाई तीसरे वाले की तरफ। तीसरा है भाई हमारा कोपेनहेगन समझौता। अब ये हुआ कब था भाई, आप लोगों का 2009 में हुआ था। पढ़ते हैं भाई आगे। अब कोपेनहेगन भाई आप लोगों को नाम से थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अब ये कोपेनहेगन नाम इस वजह से ही रखा गया है क्योंकि भाई ये कोपेनहेगन नाम की जगह पे ही
किया गया था। अब ये जो भाई समझौता हुआ, इसमें कोई कानून जो है, ऐसे कोई कानून भी नहीं बनाए गए। जो क्योटो प्रोटोकॉल अभी सम्मेलन पढ़ाया गया था ना, ग्रीन हाउस गैस को कम करने का काम करता था, उसने कानून वगैरह बनाए थे। तो इसने ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया कि ये ग्रीन हाउस गैस के कम करने में अपना योगदान दे सके। बल्कि इसने क्या करा भाई, इसने जो विकसित देश है उनसे क्या करा, उनको मतलब ये सलाह दी कि ये तुम विकासशील देशों वगैरह को वित्तीय सहायता दो, यानी कि पैसे वगैरह देकर जो है हेल्प करो उनका विकास करने में। इसमें ये बात बोली गई। तो ये तो भाई एक गलत बात है, क्योंकि फिर जो देश हैं वो अपने हिसाब से विकास करते चले जाएंगे, तो एक गलत बात है। साथ ही साथ और क्या बोल दिया भाई इसने, और इसने छूट दे दी भाई, उन सभी देशों को छूट दे दी कि तुम अपने हिसाब से जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करो, उसमें कटौती करनी है करो, नहीं करनी मत करो। मतलब इसने छूट दे दी बिल्कुल ही। तो बस भाई इतना ही था ये समझौता। अब ये लास्ट समझौता और पढ़ लेते हैं। ये आप लोगों का पेरिस समझौता, नाम से ही समझ में आ रहा है ये पेरिस शहर में हुआ था, इस वजह से ही भाई पेरिस समझौता इसे बोला जाता है। अब इसे भी भाई क्यों किया गया था, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भाई 2015 में किया गया था। और इसमें लगभग पूरी दुनिया के सारे देश इसमें शामिल हुए थे। और देखोगे आप ये रिसेंट का है भाई 2015 का। अब भाई इस समझौता, ये जो समझौता है ना पेरिस समझौता, ये एक ऐतिहासिक समझौता था, यानी कि इतिहास में कई सालों तक इसे याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एक बहुत अच्छा काम हुआ। काम ये हुआ, इसमें जितने भी देश दुनिया के लगभग, चाहे विकासशील देश हो या विकसित देश हो, इन सभी देशों ने भाई ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए खुद से अपने ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए, जितने वो लगा सकते थे। और इसका भाई मेन उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भी सेम ऊपर वालों की तरह ही था भाई, कि ग्रीन हाउस गैस को कम से कम किया जा सके, ताकि भाई क्या हो, जो विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें 2 डिग्री कम से कम जो है कम किया जा सके टेम्परेचर। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। तो भाई ये पूरा आप लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो भाई आप लोगों से ये पर्यावरण से रिलेटेड समझौते वगैरह पूछेगा, ठीक है ना। ये पर्यावरण से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय समझौते वगैरह जो हुए थे, ये इन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है, या यहाँ से आप लोगों के शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने के लिए बोल सकता है। और आप लोगों से ये पूछ सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर भाई सम्मेलन होते हैं, वाद विवाद होती है, बैठकें वगैरह होती हैं, उसमें किन मुद्दों को छेड़ा जाता है, उन मुद्दों का वर्णन करो, ये पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ बनेगा, वो बनेगा आप लोगों का पर्यावरणवाद क्या है, तो उस चीज के बारे में आप लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंप्लीट समझ में एक एक टॉपिक आया होगा आप लोगों को। अगर मेरी टीचिंग में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और टीचिंग अगर आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी हो और आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक लाइक बटन जो है, और लाइक बटन जरूर दबाना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।